हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 8th के लिए मैथ की और टॉपिक है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण में आज हम पढ़ेंगे विविध इबारती प्रश्न। ठीक है जी। तो युगपत समीकरण कैसे हल करते हैं और इस पर आधारित जितने भी टाइप के सवाल होते हैं हम वो बता चुके हैं। अब हमने विविध इबारती प्रश्न बनाए हैं, मतलब कि ये मिक्सचर है। इसमें हमारे मेज कुर्सी वाले टाइप वाले सवाल भी हैं, आय वाले सवाल भी, प्रतिशत वाले भी हैं, ब्याज वाले भी हैं और मेंसुरेशन के जाने की आयत की लंबाई चौड़ाई वाले भी हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य है 1000 रुपये और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य है 970 रुपये। तो एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? इस तरह के सवाल अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। मेज कुर्सी की जगह टेप रिकॉर्डर और टीवी भी हो सकता है। तो इसमें जो पूछा है वो मान लेंगे एक मेज का मूल्य x रुपये और एक कुर्सी का मूल्य y रुपये। सवाल नंबर 1, माना एक मेज का मूल्य बराबर x रुपये और एक कुर्सी का मूल्य बराबर y रुपये। ये दो चीज़ हमने मान ली। अब प्रथम शर्त हमें दे रखी है कि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य है 1000। अब आप दिमाग लगाएंगे, अगर एक मेज का मूल्य x रुपये है तो 3 मेज का कितना हो जाएगा? 3x रुपये। तो लिखेंगे प्रथम शर्त से 3 मेज हैं और 5 कुर्सी हैं, तो 3 मेज का मूल्य हो गया 3x और 5 कुर्सी का 5y और प्लस लगा देंगे बराबर है 1000। समीकरण नंबर 1 कितनी आसानी से बन गया। दूसरी शर्त क्या है, उससे दूसरा समीकरण बना लेंगे। दूसरी शर्त है हमारी 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 है। मेज 5 हो गई है, कुर्सी हैं 2, यानी कि मेज 1 है x की तो 5 हो जाएंगी 5x की प्लस के 2y और बराबर 970। इन दोनों समीकरणों को अब हमें करना है हल। जैसे भी हम कर सकते हैं करेंगे। देखो, हम यहाँ पे x वाले बराबर कर लेंगे या y वाले। x वाले बराबर करने हैं तो समीकरण 1 में 5 की और 2 में कर देंगे 3 की। तो मैं यहाँ ऊपर की तरफ ही हल कर कर इसे दिखा रहा हूँ। तो समीकरण 1 गुणा 5, तो 5 की गुणा करेंगे, इसमें तो आएगा 15x प्लस के 25y और बराबर 5000। ये आ गया समीकरण नंबर 3। इसमें कर देंगे 3 की, तभी तो x वाले बराबर होंगे। समीकरण 2 गुणा 3, 3 की करेंगे तो आएगा 3 पंजे 15x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 970 में 3 करेंगे तो 0, 3 सत्ते 21, 3 निम्न 27, 27 29, 2910। अब जो बराबर हुए हैं उनके चिन्ह हमारे एक जैसे, और जब चिन्ह एक जैसे हों तो वो कटते हैं घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे माइनस 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 लगाएंगे, ये कट गए। ये बचे हमारे 19y और ये बचे हमारे 0, 9, 9 में से a 0 और 4 में से 2 गया 2। तो y बराबर आ जाएगा 2090 बटे 19। 19 से कट जाएगा, ये 19 से कम 19, 19 से कम 19, 110 बार। तो y क्या माना है हमने? कुर्सी का। तो कुर्सी का मूल्य आ गया 110, एक कुर्सी का। इसका मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान आ जाएगा। यहाँ लिख दो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 उतार दो। समीकरण 1 है 3x प्लस 5y बराबर 1000, दिख रहा है आपको सामने लिखी हुई है। यहाँ पर हम y की जगह कितना लिख देंगे? 110 यहाँ पर। तो 3x प्लस 5 गुणा 110, इनके बीच गुणा का निशान माना जाता है, बराबर 1000। ये हो गया 110 में 5 की करेंगे तो 550, पक्षांतर कर लेंगे इसे। कितना बचेगा? ये बचेगा 450। 3 आ जाएगा बटे में, 450 बटे 3। ठीक है। एक्स क्या माना है हमने? एक मेज का मूल्य। तो यहाँ लिख देंगे
एक मेज का मूल्य बराबर आ गया x बराबर 150 रुपये। ठीक, और y का माना है हमने किसका, कुर्सी का, तो एक कुर्सी का मूल्य आ गया y यानी कि 110 रुपये। ठीक है जी, यानी कि एक मेज 150 की है और एक कुर्सी 110 की है। तो कुर्सी मेज वाले इस तरह के सवाल हो या टेप रिकॉर्डर टीवी वाले, वो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। हर सवाल अलग तरह का है, तो उसका पिछले सवाल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने 5 विविध प्रश्न लिखे हैं इसमें। पढ़ते हैं दूसरा सवाल। सवाल है, सीता और गीता की आय का अनुपात 4:3 है। मतलब वो जो जितना पैसा कमा रही है उनका अनुपात दे रखा है, तथा उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। ये उनके व्यय का अनुपात है। यदि प्रत्येक 500 रुपये मासिक बचत करती हो तो उनकी अलग अलग आय बताइए। तो हम क्या कर लेंगे, उनकी अलग अलग आय को मान लेंगे सीता की आय x रुपये। जब कोई चीज़ अनुपात में दे रखी हो तो उनके साथ भी x मान सकते हैं हम, और व्यय के साथ हम y मान सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, और भी कई तरीके से सवाल हो जाएगा ये वाला। तो हम इसे जिस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सीता और गीता की आय किस अनुपात में है। तो लिखेंगे सीता की आय अनुपात गीता की आय किस अनुपात में दे रखी है जी हमें, 4:3। अब कोई चीज़ अनुपात में दे रखी होती है तो हम उसके साथ x लगा सकते हैं। तो हम मान लेंगे, माना सीता की आय बराबर 4x रुपये, दोनों को x मानेंगे, और माना गीता की आय बराबर 3x रुपये। ये मान लिए दोनों चीज़ें। अब ऐसी व्यय दे रखा है। अब सवाल को तरीके से करेंगे। व्यय का अनुपात दे रखा है 3:2, यानी कि सीता का व्यय अनुपात गीता का व्यय बराबर 3:2। तो अब मान लेंगे, माना सीता का व्यय, क्योंकि ये तो अनुपात में था ना, हम मान रहे हैं x या y लगा। तो x ऊपर मान लिया तो इसे मानेंगे y, 3y रुपये, और गीता का व्यय बराबर 2y रुपये। अब प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है, इनकी मासिक बचत दे रखी है, दोनों की 500 रुपये है। तो प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त उसी को मान लेंगे बचत को। प्रथम शर्त में हम लिखेंगे सीता की बचत। सीता की बचत कितनी दे रखी है जी, 500 रुपये। अब सीता की बचत कैसे निकलेगी, यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है अपना। देखो, सीता की आय में से सीता का खर्चा घटा तो सीता की बचत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो सीता की आय कितनी है, 4x रुपये, और खर्चा कितना है, 3y। तो पहली समीकरण बन जाएगी 4x माइनस के 3y बराबर 500 बन गई। दूसरी शर्त में भी उसकी मासिक बचत भी कितनी है गीता की, वो भी 500 रुपये है। क्योंकि सवाल में मैं दिखा देता हूँ आपको, दोनों का दिखा रहा है। यदि प्रत्येक 500 रुपये मासिक बचत करता हो तो गीता की बचत कितनी है, गीता की बचत भी है भाई साहब 500 रुपये। अब क्या करेंगे, गीता की आय में से गीता का व्यय घटा देंगे। गीता की आय कितनी है, 3x, गीता का व्यय कितना है, 2y बराबर 500। इन दोनों समीकरणों को अब करना है हमें हल। तो क्या करेंगे, देखो x वाली बराबर कर लेंगे, 3 की इसमें कर देंगे, 4 की इसमें कर देंगे, या फिर 2 की इसमें कर दो, 3 की इसमें कर दो, तो y वाले बराबर हो जाएंगे। पर हम x वाली बराबर करते हैं। समीकरण लाइन खींच देता हूँ यहाँ। समीकरण 1 में करेंगे हम 3 की गुणा, और समीकरण 2 में करेंगे हम 4 की गुणा। तो 1 में 3 की करेंगे, देखिए आप देखिए 3 की करनी पड़ेगी 1 में, तो 12x हो जाएगा, माइनस के 9y बराबर 1500। ये हो गया समीकरण नंबर 3। और इसमें जब 4 की करेंगे तो 12x माइनस 8y बराबर 2000। ये हमारे समीकरण हो गए तैयार।
हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो x वाले बराबर हुए हैं तो इसे लिखेंगे घटाने पर, और इसके चिन्ह काटेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये कट गए, माइनस के y बराबर माइनस के 500, ये भी कट गए, तो y बराबर तो 500 आ गया। इसे रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 उतार लेंगे, 4x माइनस के 3y बराबर 500। यहाँ पर y का मान रख देंगे तो 4x माइनस 3 गुणा 500 बराबर 500। तो 4x बराबर आ जाएगा, देखो 500 तो पहले से है इधर, और ये 1500 इधर जाके हो जाएगा प्लस का। ये एक रेखीय समीकरण है, मैं ऐसे हल कर रहा हूँ केवल, जो आपको आता ही होगा। ये हो गई 2000। अब 4 आ जाएगा बटे में, देखो दोनों ही वैल्यू 500 आ गई हैं, x और y के मान दोनों ही 500 हमारे आ गए हैं। अब क्या करेंगे हम, हमें पूछी है इनकी आय, तो आय में इनकी वैल्यू रख देंगे। तो सीता की आय जो है वहाँ पर x की वैल्यू रख दो, गीता की आय में भी रख दो। तो सीता की आय हमने मानी है 4x, यानी कि 4 गुणा 500, यानी कि 2000 रुपये, ठीक। और गीता की आय हमने मानी है 3x, यानी कि 3 गुणा 500, यानी कि 1500 रुपये, ठीक है जी। एक बार और आपको इस सवाल को फटाफट समझा देता हूँ। सीता और गीता की आय का अनुपात दे रखा, तो उसके साथ एक्स एक्स लगा लिया हमने। सीता और गीता की व्यय का अनुपात दे रखा, उसके साथ भी वाई वाई लगा लिया। उनकी बचत दोनों की 500 दे रखी है। बचत कैसे निकलेगी, जो कमा रहे हैं उसमें से खर्चा घटा दो, वो बचत है। तो पहली समीकरण बन गई, दूसरी बन गई, दोनों को हमने हल कर दिया। एक्स वाई के मान आए, उन पूछे इनकी आय, तो यहाँ रख देंगे इनके मानों को, तो इनकी आय निकल के आ जाएगी। अब करते हैं हम सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या, पहले वो पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 3 प्रतिशत वाला है, छोटा सा सवाल है दिखने में, पर 2 समीकरण इसमें ही बनेंगी। 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो ये तो एक शर्त होगी, और दूसरी शर्त आप इसमें देखेंगे कि दूसरी शर्त तो है नहीं, तो दूसरी शर्त ये यहीं पर है कि 700 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, मतलब एक भाग x है एक y है, तो दोनों का जोड़ 700 ही आएगा, क्योंकि 700 को ही तो बांटना है। तो एक शर्त तो इसमें छुपी हुई है, और दूसरी शर्त हमें दे रखी है। तो मानेंगे क्या इसमें, हम मानेंगे माना पहला भाग बराबर x, दूसरा भाग बराबर y। प्रथम शर्त क्या दे रखी है, देखो 700 के ही हैं दोनों भाग, ये तो दोनों को जोड़ के 700 ही आना चाहिए, यानी कि हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 700, समीकरण नंबर 1। और दूसरी शर्त थोड़ी प्रतिशत वगैरह की दे रखी है, उससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं ढंग से, फिर दिखा देते हैं। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि एक भाग का 40%, यानी कि इसका 40%, एक भाग हमने ये मान लिया, बराबर लगाओ दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। दूसरे भाग का 60% कर दो, यानी कि y का 60%। अब जो 40% वाला भाग है वो 60% वाले भाग से 80 अधिक है, यानी कि इसमें फिर उल्टी तरफ 80 जोड़ देंगे, यानी कि 40% वाला भाग कह रहा ना, 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, तो दूसरी तरफ 80 ऐड कर दिया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखो आपको पता होगा, का मतलब होता है गुणा, और प्रतिशत का निशान हटा के हमेशा नीचे लगा देते हैं 100, ऐसे यहाँ भी लगा देंगे 100। अब इसे एक रेखीय समीकरण टाइप बन गई, इसे हल करना है बस हमें। देखो यहाँ 0 से 0 कटी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ भी कटी, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 2x बटे 5 बराबर 3y बटे 5 प्लस 80। समीकरण बना रहे हैं हम, अब एक तो बनी हुई है हमारी पहले से। क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, तो 2x बटे 5 माइनस 3x बटे 5, यहाँ बचेगा 80। दोनों के हर बराबर हैं तो 5 आ जाएगा, और यह 3y है, x नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 80। 5 की गुणा कर देंगे, समीकरण बन के तैयार हो जाएगी। 2x माइनस 3y बराबर 80 पंजे होते हैं 400, क्योंकि 8 पंजे 40 और 0 की 0। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना, एक ये वाली और एक ये वाली। तो क्या करेंगे, देखो y वाले बराबर करने के लिए यहाँ पे 3y है ना, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, y वाले बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण
1 गुणा 3, इसमें 3 से गुणा करेंगे पूरी में तो आएगा 3x प्लस 3y बराबर 3 सत्ते 21। इसके नीचे ये वाली समीकरण उतार दो, 2x माइनस 3y बराबर 400। अब जो हमारे पद इसमें बराबर हुए हैं y वाले, उनके चिन्ह पहले से ही उल्टे हैं तो सीधे सीधे वो कट जाएंगे। ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2500, ये बटे में आ जाएगा और ये इससे 5 पंजे 25 और 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इस मान को रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 को उतारेंगे पहले, x प्लस वाई बराबर 500, x का मान रख दो यहाँ पर 500 प्लस वाई बराबर 500, 500 नहीं है 700 है। इसे पक्षांतर कर लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 700 माइनस 500 यानी कि आ गया 200। एक भाग उसका आ गया 200 और दूसरा भाग आ गया 500। ये दो भाग ही तो माने थे हमने x और y, तो लिख देंगे हम एक भाग बराबर 500 यानी कि x माना है और दूसरा भाग हमारा y है यानी कि 200। ये दो हो गए हमारे उत्तर। ठीक है, अब चलते सवाल नंबर 4 की तरफ। वो थोड़ा ब्याज का सवाल है, थोड़ा सा कठिन है, उसमें आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। समीकरण भी थोड़ी अटपटी सी बन सकती है शायद। सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं, सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, बड़ा सा सवाल है। एक व्यक्ति ने कुल 35,000 की पूंजी का 1/12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। ठीक है, यानी कि इसके 2 पार्ट उसने उधार दे दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज इतने रुपए मिला हो तो उसने अलग अलग कितना रुपया धन उधार दिया था। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि उसने 12% पर धन उधार दिया था x रुपये और 14% पर दिया था y रुपये। अब जैसे इसमें 700 के 2 भाग करे थे वैसे 35,000 के किए, तो x जो 12% पर दिया है वो और जो 14% पर दिया है y वो, उन दोनों का जोड़ कितना होगा 35,000, क्योंकि 35,000 को ही तो हमें बांटना था 2 भागों में। और उसके बाद इन दोनों पर ब्याज निकालेंगे और उसे जोड़ कर रख देंगे इसके बराबर, वो दूसरी समीकरण बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 12% पर दिया धन बराबर x रुपये और 14% पर दिया धन बराबर y रुपये। तो माना 12% पर दिया धन बराबर x रुपये और 14% पर दिया धन बराबर y रुपये। अब ये दोनों धन जो है वो 35,000 का ही है, टोटल पूंजी तो 35,000 से ज़्यादा तो है नहीं, उसी के ये 2 भाग किए हैं इसने। तो प्रथम शर्त से तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 35,000। समीकरण 1 बन के होगी तैयार, यानी कि x प्लस वाई बराबर 35,000। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं, वो थोड़ी सी कह रही है, उसमें दोनों पर पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। दूसरी शर्त एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। ये कह रहा है कि 12% पर जो ब्याज मिला है वो और शेष 14% पर जो ब्याज मिला है वो, उनका कुल वार्षिक ब्याज है 4460 रुपये, यानी कि दोनों बार का ब्याज निकालना पड़ेगा हमें। तो पहले निकालेंगे 12% पर ब्याज 1 साल का। ब्याज का सूत्र आपको पता होगा, साधारण ब्याज की ही बात हो रही होगी। यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे के 100। तो मूलधन कितना है 12% के लिए, देखो x रुपये है, दर कितनी है 12 दे रखी है, समय कितना है 1/100। अब इसे काटना चाहो काटो या फिर ऐसे ही रहने दो, क्योंकि दूसरा वाला भी 100 आएगा, इतने रुपए आ गया। अब निकाल देंगे 14% का ब्याज। थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो ध्यान से देखिएगा। 14% के ब्याज में भी यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो मूलधन इसका 14% का कितना माना है y रुपये, दर कितनी है 14, समय कितना है 1/100। तो ये आ गया भैया 14y/100। अब ये तो हमने निकाला है, अब हमें जो दे रखा है इसमें वो कुल ब्याज दे रखा है 4460। तो हम लिखेंगे कुल ब्याज जो दे रखा है वो दे रखा है 4460। ब्याज कितना आया, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे उसके बराबर, यानी कि 12x/100 प्लस 14y/100 बराबर 4460। 100 इसका ले से आएगा जो तिरछी गुणा में इधर पहुंच जाएगा,
तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 100 लेस है, हर समान है, ऊपर वाली संख्या ऐसे ही जुड़ जाएंगी, बराबर 4460, इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो समीकरण बन गई 12x प्लस 14y बराबर, इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगी बस, 0 0। अब इन दोनों समीकरणों को हमें करना है हल। हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो x वाले बराबर कर लो या y वाले, x वाले करेंगे तो इसमें 12 की करेंगे और y वाले करेंगे तो इसमें 14 की करेंगे। तो मैं x वाले बराबर कर लेता हूँ, समीकरण 1 गुणा 12, 12 गुणा करूँगा इसमें तो आ जाएगा 12x प्लस 12y, और 12 की गुणा करूँगा इसमें तो देखो 0 0 0, 12 पंजे 60, 12 ते 36 और 6 42, समीकरण नंबर आ गई 3। ऐसी से उतार लेंगे इसके नीचे 12x प्लस 14y बराबर 44 6 1 2 3। अब जो बराबर हुए उनके चिन्ह समान, तो ये घटाने पर कटेंगे, चिन्ह बदले जाएंगे नीचे वाले, ये कट गए, ये बचा माइनस के 2y और ये बचेगा माइनस के 0 0 0 6 2, 26,000, इससे ही कट गया 2 बटे में 13,000 आ गया, यानी कि एक हिस्सा आया उसका 13,000। इसे रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 35,000। इसमें हम x का मान तो निकालेंगे, y का मान 13,000 बराबर 35,000, पक्षांतर कर लेंगे इसे, x आ जाएगा 35,000 माइनस के 13,000, जाने की आ गया टोटल 22,000। ठीक है जी। तो जो उसने धन दिया था उसके 2 भाग जो थे धन के, एक 12% पर जो था भाग, उसका तो दिया था उसने x माना जाने की 22,000 रुपये, और जो 14% पर दिया था जिसे हमने y माना ऊपर, उसमें दिए उसने 13,000 रुपये, क्योंकि y का मान कितना आया है 13,000। ठीक है, कठिन सवाल जरूर था पर इतना भी कठिन ना था कि आप कर नहीं पाओगे या आपकी समझ में नहीं आएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, जो कि आज का लास्ट सवाल है और ये आयत के ऊपर आधारित है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ये एक शर्त हो गई, इससे एक समीकरण बन जाएगी। यदि आयत का परिमाप 40 हो तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये दूसरी शर्त है, इससे दूसरी समीकरण बन जाएगी। लंबाई को x मान लो, चौड़ाई को y मान लो। तो माना आयत की लंबाई बराबर x रुपये, x मीटर, रुपये सेंटीमीटर में दे रखा है बल्कि x सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर। ठीक, जो चीज़ पूछी थी वो मान ली। अब प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त जो दे रखी है उनसे 2 समीकरण बना के हल कर दो। प्रथम शर्त क्या दे रखी है, सबसे पहले लंबाई चौड़ाई को सामने रखो और जो कह रहा होगा उसकी उल्टी तरफ करते हैं, हमेशा तो उल्टी तरफ ही करेंगे। वो कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि लंबाई अधिक है 5 तो चौड़ाई में 5 अधिक कर देंगे, पक्षांतर कर लेंगे, x माइनस वाई आ जाएगा 5। दूसरी शर्त क्या दे रखी है, क्या इसका परिमाप है जी 40, तो परिमाप बराबर दे रखा है हमें 40। परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40। लंबाई चौड़ाई रख देंगे यहाँ पे 2, लंबाई कितनी है हमारी x, चौड़ाई कितनी है y, और 2 इसके बटे में ले जाओ सीधे, गुणा बढ़ा मत करो इसमें, तो 40 बटे 2, 2 से कट जाएगा 20 बार, x आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करना बहुत ही आसान, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए परिमाप का। समीकरण 1 आई है x माइनस वाई बराबर 5, 2 आई है x प्लस वाई बराबर 20। तो क्या करेंगे हम, y वाले कट गए क्योंकि उनके चिन्ह उल्टे हैं और वो बराबर भी हैं। x और x हो गए हमारे 2x बराबर 25, और x बराबर हो जाएगा 25 बटे 2, जाने की 12.5। दशमलव में उत्तर आ रहा है इसका। इसे रख दो समीकरण नंबर 1 में। तब समीकरण 1 में हम इसे रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 5 है,
तो वाई एक्स का मान आ गया 12.5 माइनस वाई बराबर 5। इसे पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस वाई बराबर आ जाएगा 5 माइनस 12.5। घटाएंगे कैसे, देखो इस तरीके से घटाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव 5 को लिखेंगे 5.0, 5 और 7, और बड़ी संख्या का निशान लगेगा माइनस का, क्योंकि ये संख्या माइनस की है। तो ये बचा माइनस के 7.5, ये कट गया, तो y का मान आ गया 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या क्या माना है वो लिख दो। लंबाई क्या मानी है हमने, x मानी है यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या मानी है हमने, y मानी है यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ये दो आ गए हमारे उत्तर। तो आज की वीडियो में हमने आपको, ये लास्ट सवाल था आज का, आज की वीडियो में हमने आपको ये 5 इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं युगपत समीकरण के। विविध भारतीय प्रश्न है और हर एक सवाल अलग तरीके का है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगर अभी भी आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना ऐसी एक वीडियो अपलोड होती रहती है। रोज़ाना एक गणित की वीडियो जरूर आती है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।